हमारा आज का ये जो सीरीज चल रही है इंटरनेशनल लॉ की, उसका आज का हमारा लेक्चर इज अबाउट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। अब तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज द 8th वन। और हम लोग सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर करेंगे और साथ साथ इसको यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। इंटरनेशनल लॉ का बेसिक पर्पस, फंडामेंटल पर्पस, बेसिकली लॉ का कहीं पे भी पर्पस यही होता है, टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन ऑर्डर। कहीं पे भी लॉ, जहाँ पे भी लॉ का तस्करा आएगा, उसका मेन पर्पस यही होता है। स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो उसका फंडामेंटल पर्पस यही है, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। अगरचे थ्रू एथिक्स इसकी डेवलपमेंट हुई, इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, यही इसका सोल पर्पस हमें नजर आएगा। अब बेसिकली जो टेक्निक्स होती है ना डिस्प्यूट सेटलमेंट की, वो 2 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। एक डिप्लोमेटिक मीन्स है और दूसरा एडजुडिकेशन है। दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो डिप्लोमेटिक मीन्स हैं उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं 2 स्टेट्स में या 2 से ज्यादा स्टेट्स में, जो कंटेंडिंग पार्टीज जो भी होंगी, दे ट्राई टू रिजॉल्व दोज डिफरेंसेस themselves या with the aid of other entities, जिसमें डिस्कशन होती है, फैक्ट फाइंडिंग होती है, ऐसा की सारी चीजें की जाती है। जबकि एडजुडिकेशन क्या होती है, इस प्रोसीजर में एक डिसइंटरेस्टेड, जिसका उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता, थर्ड पार्टी होती है, वो क्या करती है, वो डिटरमिन करती है उसके लीगल और फैक्चुअल इश्यूज को, कि किस तरह इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, या आर्बिट्रेशन के थ्रू या डिसीजन, जुडिशियल ऑर्गन्स के थ्रू डिसीजन ली जाए। मतलब वो ये डिफाइन करते हैं कि हाउ दिस शुड बी रिजॉल्व। ये 2 मेजर टेक्निक्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब इन्हीं 2 मेजर टेक्निक्स में पहले हम लोग डिप्लोमेटिक मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट देख लेते हैं। मोस्टली यही चलते हैं। सबसे पहला इज निगोशिएशंस। जैसे हम लोग भी आपस में कहते हैं, यार निगोशिएट कर लो, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर लो। जितने भी डिफरेंसेस रिजॉल्व करने के प्रोसीजर्स हैं, उनमें से सिंपल मोस्ट और सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला जो तरीकाकार है वो निगोशिएशन है। इसमें बेसिकली डिस्कशन होती है इंटरेस्टेड पार्टीज के बीच में, कि वो जो अपने उनके डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो उनके बीच में है, उसको किस तरह एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बैठकर डिफरेंट, उसकी पोजीशन को ये बंदा समझेगा, इसकी पोजीशन को वो बंदा समझेगा। मतलब स्टेट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती अर्लियर स्टेज के ऊपर। निगोशिएशन में मोस्टली 2 जो कंटेंडिंग पार्टीज हैं वही इन्वॉल्व होती हैं, और इसी वजह से ये दूसरी फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट मैनेजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें बहुत एक्टिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट है ये वाला, निगोशिएशंस वाला। और बाकी के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसीजर्स हैं, जिसमें मेडिएशन भी है, जिसमें गुड ऑफिसेज यूज किए जाते हैं, और भी काफी आगे हम आज डिस्कस करेंगे, उन सब से पहले उनका प्रीकर्सर ये वाला मेथड है। मतलब पहले सारे निगोशिएशन से गुजर कर अगर कामयाब ना हो तो फिर दूसरी साइड पे जाती है। लाजमी नहीं निगोशिएशंस हर दफा सक्सीड हों, क्योंकि उसमें गुडविल इन्वॉल्व होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो कि लाजमी नहीं हर कंफ्लिक्ट में, हर प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो। जहां पे ऐसा हो कि डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, एक उसके लिए इशू क्रिएट कर सकता है, वहां पे आर्टिकल 33 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर क्या कहता है, दैट द पार्टीज टू सच डिस्प्यूट्स शैल फर्स्ट ऑफ ऑल सीक अ सॉल्यूशन बाय नेगोशिएशंस
इंक्वायरी और मेडिएशन ये उसके बाद आती है, एंड देन रिजॉर्ट इफ द एफर्ट्स हैव नॉट बोर्न फ्रूट। अगर ये जो एफर्ट्स हैं जिसमें निगोशिएशंस है, इंक्वायरी है, मेडिएशन है, अगर इनमें से रिजल्ट नहीं मिलता, देन दे विल मूव टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। लाजमी नहीं है कि जब निगोशिएशन स्टार्ट होंगी, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेट्स से कश्मीर के ऊपर निगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, लाजमी नहीं होता कि वो किसी सेटलमेंट पे पहुंचे, इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन उसमें ये होता है कि एटलीस्ट एक दूसरे की पोजीशन समझ आ जाती है, कंसल्टेशंस हो जाती हैं। इसमें ये भी प्री रेक्विजिट कहा जाता है कि कंसल्टेशन जब आपने करनी है, निगोशिएशंस जब आपने करनी है, तो दोनों स्टेट्स की तरफ से एफर्ट्स जो हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, गुड फेथ, रूल्स ऑफ गुड फेथ, मतलब एक दूसरे का भला चाहना वो होना चाहिए, और ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटीज या इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंख में धूल झोंकने के लिए नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट मेथड है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, पीसफुल मेथड है। इसकी समझ आ गई यहां तक आपको? ठीक हो गया। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड इज गुड ऑफिसेस एंड मेडिएशन। ये दो डिफरेंट है, मेडिएशन और होती है, गुड ऑफिसेस और होते हैं। इसमें हम गुड ऑफिसेस में क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या काफी सारे इंडिविजुअल्स हो सकती हैं, कोई एक स्टेट हो सकती है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। उसमें होता क्या है, एनकरेज किया जाता है कंटेंडिंग पार्टीज को टू कम टू अ सेटलमेंट। एक आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन की जो टेक्निक्स है उनसे हटकर दिस प्रोसेस एम्स एट परसुएडिंग द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट टू रीच सेटिस्फैक्टरी टर्म्स फॉर इट्स टर्मिनेशन बाय देमसेल्व्स। मतलब खुद से ही वो जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको टर्मिनेट करने के लिए किसी न किसी सेटलमेंट पे आ जाए, तो थर्ड पार्टी उनको परसुएड करेगी। अब वो कैसे उन्होंने आपस में सेटलमेंट करनी है ये वो खुद ही डिसाइड करेंगे। थर्ड पार्टी का इतना सारा काम है कि वो जस्ट उनको पुश करेगी, उनको इकट्ठा बैठने पे मजबूर करेगी। टेक्निकली गुड ऑफिसेस वहां पे इन्वॉल्व होते हैं जहां पे थर्ड पार्टी कोशिश करती है कि वे इन्फ्लुएंस करे जितनी भी अपोजिंग साइड्स हैं कि वो निगोशिएशंस आपस में कर लें। जबकि मीडिएशन क्या होती है, मीडिएशन इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। गुड ऑफिसेज में सिर्फ और सिर्फ बिठाने का काम है आपका, मेडिएशन में बिठाना भी है और साथ में खुद पार्टिसिपेट भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है। One example of the good offices method is the role played by USSR in assisting peaceful settlement। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 की जो जंग हुई थी और उसके बाद जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए थे, उनकी पीसफुल सेटलमेंट में जो यूएसएसआर ने अपना रोल प्ले किया था, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ गुड ऑफिसेस। जो यूनाइटेड नेशंस के हैं और इसके अलावा डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, वो ड्यूटी लगाते हैं बेसिकली जो सीरियस डिस्प्यूट्स कोई हों, जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कि उसमें गुड ऑफिसेस की तरफ आप रिजॉर्ट कर सकते हो। मतलब यू कैन अप्रोच यूनाइटेड नेशंस जो सेक्रेटरी जनरल है, और वो सेक्रेटरी जनरल आपको इन्फ्लुएंस करे, वो इस तरह का काम अपना गुड ऑफिस यूज करे। आर्म्स एंड एम्युनिशन की तरफ जाने से पहले, जंग की तरफ जाने से पहले, या आपके ऊपर आप ड्यूटी बाउंड होते हो कि आप इन मींस में से गुजर कर जंग की तरफ जाओगे, इनके अलावा मतलब इनको सरपास करके आप जंग की तरफ नहीं जाते। यहां तक समझ आ गई? इससे अगला मेथड है टॉपिक इज डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू पीसफुल मींस। कौन कौन से पीसफुल मींस हैं जिनके थ्रू डिस्प्यूट सेटलमेंट की जाती है? ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। थर्ड पार्टी खुद भी इन्फ्लुएंस कर सकती है किसी डिस्प्यूट सेटलमेंट में, और आप उसे खुद भी अप्रोच कर सकते हैं। गुड ऑफिसेस का अमल सिर्फ इतना तक है कि वो आप
दोनों को बिठाएगा, जबकि जो मेडिएशन है उसमें वो खुद भी पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली। इसके बाद है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फैक्चुअल मैटर्स के ऊपर हो, जो डिस्प्यूट है उसमें फैक्ट्स हैं कुछ, उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां पर क्या होगा? द लॉजिकल सॉल्यूशन इज ऑफ्टन टू इंस्टीट्यूट अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय रेप्यूटेबल ऑब्जर्वर्स टू असर्टेन प्रिसाइजली द फैक्ट्स इन कंटेंशन। तो फिर एक थर्ड ऑब्जर्वर्स जो होंगे उनको लाकर आप एक कमीशन तश्कील दोगे, वो उसके फैक्ट्स जो होंगे वो एक्सप्लेन करेगा। Provisions for such inquiries were first elaborated in 1899 Hague Conference as a possible alternative to the use of arbitration. Arbitration के alternative के तौर पर inquiry को भी use किया जा सकता है। अब ये टेक्निक लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में इसका अमल दरामद हो सकता है। ये कहाँ, अगर किसी जगह पे किसी स्टेट का ऑनर इन्वॉल्व हो या किसी जगह पे किसी स्टेट की वाइटल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हो, तो वहां पे आप इंक्वायरी को नहीं ला सकते। जहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स को के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो, वहां पे आप उसको लेकर आ सकते हो। मतलब ये काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है। Inquiry was most successfully used in the Dogger Bank incident of 1904. ये एंड पे मैं पॉइंट्स आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। 1904 में एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें हुआ क्या था? रशियन नेवल शिप्स ने ब्रिटेन की जो फिशिंग बोट्स थी उनके ऊपर हमला किया था, ये कंसिडर करते हुए कि दे वर हॉस्टाइल जापानीज टॉर्पीडो क्राफ्ट्स, कि वो हमला करने वाली क्राफ्ट्स हैं। Hague provision was put into effect and the report of the International Inquiry Commission contributed to a peaceful settlement of the issue. मतलब वो फैक्ट्स थे, रशिया वाले कह रहे थे कि ये टॉर्पीडो है और इंग्लैंड वाले कह रहे थे ये फिशिंग बोट्स हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड वहां पे फिर एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया जिन्होंने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया। उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते, और वो जो डिस्प्यूट था वो पीसफुली सेटल हो गया। The value of inquiry within specified institutional frameworks has been evident. Its use has increased within the United Nations generally and in the specialized agencies, जो United Nations की खास agencies बनी हुई हैं, वहां पे inquiry commission को बहुत ज्यादा use किया जाता है। इसके बाद next है conciliation। जैसे हम कहते हैं reconciliation कर लें, reconciliate कर लें, तो वही term है conciliation क्या होती है। The process of conciliation involves a third-party investigation of the basis of the dispute and the submission of a report embodying suggestions for a settlement. अब इसमें क्या है? उसमें सिर्फ facts and figures define करने हैं inquiry के अंदर। conciliation में जो जहां से dispute arise किया वो basis ढूंढना और उसके साथ साथ एक suggestion भी देना कि इन suggestion के through आप अपनी settlement कर सकते हैं। अब as such it involves elements of both inquiry and mediation. Obviously inquiry वाला हो गया कि वो facts and figures find out करेंगे, और mediation वाला हो गया कि ये साथ suggestions भी देंगे। And in fact the process of conciliation emerged from treaties providing for permanent inquiry commissions भी international community में exist करते हैं, तो उनके through ये evolve हुआ ये process conciliation का। Conciliation reports are only proposals and as such do not constitute binding decision. ये सिर्फ proposals होते हैं कि हमारे मुताबिक ये होना चाहिए, ये binding नहीं होते parties के ऊपर। They are thus different from arbitration awards. इस तरह से ये arbitration से थोड़ा से different है। Conciliation process have a role to play. ये इंतहाई flexible होते हैं क्योंकि इसमें facts और figures क्लैरिफाई हो जाते हैं, और जो उसके लिए फिर होता क्या है, जो दोनों पार्टीज हैं कंटेंडिंग पार्टीज, उनके बीच में निगोशिएट करना इजी हो जाता है बिकॉज थर्ड पार्टी ने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए होते हैं और साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कुछ सजेशंस भी दी हुई होती है। अब ये जो कमीशन होते हैं कंसिलिएशन कमीशन, इनकी जो मेकअप है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर 5 पर्सन्स शामिल होंगे। एक बंदा ईच अपोजिंग साइड से आएगा, मतलब लेट्स से डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
एक बंदा इंडिया देगा, एक बंदा पाकिस्तान देगा और 3 बंदे थर्ड स्टेट से लिए जाएंगे। थर्ड स्टेट्स कौन सी होती हैं? जो एक्टिवली उस इशू में इन्वॉल्व ना हो और जिनका उस इशू के साथ कोई लेना देना ना हो। 3 बंदे उन स्टेट से लिए जाएंगे, वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं 6 माह के अंदर अंदर कंप्लीट होनी होती हैं और ये पब्लिक में नहीं होनी होती, आपस में वो बैठकर ही ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। द कंसिलिएशन प्रोसीजर वाज इंटेंडेड to deal with mixed legal and factual situations and to operate quickly and informally। और ये जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को की जड़ तक जाते हैं, उसकी वजह बताते हैं और साथ में आपको उसकी कुछ सॉल्यूशंस बता देते हैं। इसके बाद आती हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस टू सेटल डिस्प्यूट्स। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? जैसे द अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग है, आपस में अरब्स के बीच में जब कोई कंफ्लिक्ट होता है वो आपस में बैठकर उसी के थ्रू से वो मामला सॉल्व कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन है, ये डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। सार्क भी आप कह सकते हो, अगरचे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट में कम ही रोल प्ले करती है, लेकिन ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प आउट करती है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस और उसका रोल इन डिस्प्यूट सेटलमेंट। जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम था, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स थी, इसमें क्लियर बताया गया था कि मेन इसका पर्पस ही ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पीस एंड सिक्योरिटी को, ऑर्डर को कायम रखना। द सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का भी रोल था। उसका था कि ये एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करेगी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, जिसके डिसीजन लोगों के ऊपर डाले जाएंगे। जनरल असेंबली उसका पार्लियामेंट्री फोरम होगा जहां पे आपस में डिस्कशन होगी और सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी। ये दोनों ऑर्गन्स कैन कंट्रीब्यूट टू द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू रिलेटिवली ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स ऑफ डिस्कशन, गुड ऑफिसेज एंड मेडिएशन। डिस्कस करके, गुड ऑफिसेज यूज करके या मेडिएशन के थ्रू ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल का रोल आता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो आर्टिकल 1 उसके चार्टर में एक्सप्लेन किया गया है, इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और जो डिस्प्यूट्स ऐसे कोई हों जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी एंडेंजर हो सकती है, are required under Article 33 to be solved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, या एजेंसीज के थ्रू, रीजनल एजेंसीज के थ्रू या अदर पीसफुल मींस के थ्रू उसको रिजॉल्व करना है। ये आर्टिकल 33 ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। अक्सर औकात आपके क्वेश्चन इस तरह भी आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स पीसफुली। तो वो मेथोडोलॉजीज यही हैं जो हमने आज पढ़ी हैं और यही मेथोडोलॉजीज आपने वहां पे भी लिखनी है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर आर्टिकल 34, ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और एनी सिचुएशन which might lead to international friction in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security। इसके पास ना सिर्फ ये पावर टू इन्वेस्टिगेट है, सिक्योरिटी काउंसिल कैन, वेयर इट डीम्स नेसेसरी, कॉल अपॉन द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। सिक्योरिटी काउंसिल दोनों पार्टीज को फोर्स भी कर सकती है, बुला भी सकती है कि भाई अपने मामला रिजॉल्व करो। जैसे ये वो कारगिल के मामले में हुआ था, हमें अमेरिका बुलाया गया था और कहा था जी बंदे के पुत्र बन जाओ। In practice, the Security Council has applied all the diplomatic techniques available in various international disputes. Open debates भी होती हैं, behind the scene discussions भी होती हैं, lobbying भी वहां पे होती है। Security Council में आप लोगों को अपने साथ मिलाते हो। Basically, on numerous occasions, it has called upon the parties to a dispute to negotiate a settlement and has requested that it be kept informed। जो आप negotiations आपस में करो उसका Security Council को भी inform आप करते रहो। The Council offered its good offices in the late 1940s with regard to the mediation attempts in many other conflicts like
कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इसकी करारदादें मौजूद हैं, इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पे इनकी करारदादें मौजूद हैं, अगरचे उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा या उसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से अमल नहीं हो रहा, बट स्टिल इसका रोल है जो ये प्ले करती रहती है। जनरल असेंबली है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरल असेंबली इज अगेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नहीं, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन जनरल असेंबली भी डिस्कस कर सकती है कोई भी ऐसा मामला जो उसके चार्टर के स्कोप में आता हो जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, और फिर ये रिकमेंड कर सकते हैं मेंबर स्टेट्स को जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हों या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हों कि वो उस मामले को पीसफुली रिजॉल्व करें। और जनरल असेंबली में वो मामला तभी डिस्कस होगा जब वो मामला इटसेल्फ सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा। अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो रहा है तो जनरल असेंबली में फिर डिस्कस नहीं होगा। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी का रोल है, सेक्रेटरी जनरल का। सेक्रेटरी जनरल अपना गुड ऑफिस यूज कर सकता है, उसका रोल वो अपना प्ले कर सकता है, और ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है ये वाला रोल सेक्रेटरी जनरल का। इंडिपेंडेंटली ही कैन एक्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, जैसा कि कुवैत में सिचुएशन हुई थी 1990 और 1991 में, उसमें जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने अपना रोल प्ले किया था। सेक्रेटरी जनरल खुद से एक्शन ले सकता है या उसके पास पावर्स होती हैं, या उसे सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली रिक्वेस्ट करे कि आप इस सिचुएशन में अपना रोल प्ले करें, तो तब भी वो अपना रोल प्ले कर सकता है। समटाइम्स इवन पार्टीज जो है, डिस्प्यूट अगर दो पार्टीज के बीच में है तो वो भी सेक्रेटरी जनरल को इन्वॉल्व कर सकती हैं, रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हों और हमें हेल्प आउट करें और हमारे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएं। समटाइम्स सेक्रेटरी जनरल अपना कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बीच में सोल्यूशन रिजॉल्व करने के लिए हेल्प आउट कर दे। तो ये गुड ऑफिस सेक्रेटरी जनरल के, हम यूनाइटेड नेशन का रोल पढ़ रहे हैं ना, उसमें जनरल असेंबली पहले हमने पढ़ी, फिर हमने पहले सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ी, फिर जनरल असेंबली का रोल देखा, फिर हमने ये जो हमारा है सेक्रेटरी जनरल, इसका रोल। इसके बाद होते हैं पीस कीपिंग एंड ऑब्जर्वर मिशंस, ये भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही आते हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अकॉर्डिंगली कोई लीगल बेसिस ओपनली डिफाइन नहीं की गई पीस कीपिंग मिशन के लिए। अब चूंकि यूनाइटेड नेशंस के पास अपना कोई भी आर्म्ड फोर्सेस नहीं थी, तो उसके लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स की गई, बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व किए गए, और जब से ये ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई कि डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने ऑब्जर्वर जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं वहां पे अपने अपने फोर्सेस के दस्ते भेजते हैं, पाकिस्तान के भी दस्ते जाते हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में होता है जहां पे क्राइसिस अराइज कर जाए, जहां पे इवन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वहां पे जब आपको ये मसला हो, ये प्रॉब्लम हो कि स्टेट इटसेल्फ इन्वॉल्व है लोगों के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, तो वहां पे फिर यूनाइटेड नेशंस अपना ये रोल प्ले करता है और पीस कीपिंग मिशंस वहां पे भिजवाता है। उन पीस कीपिंग मिशंस का मकसद, मेन पर्पस क्या होता है कि उस एरिया में पीस एंड सिक्योरिटी को एनेबल करके रखना, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट ना हो। इसी तरह ऑब्जर्वर्स भी होते हैं। मेरे घर के पास एक UNMOGIP है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है, ऑब्जर्वर मिशन है जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान के अंदर तो एक्टिवली ये इनको अलाउ किया जाता है पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं, कि ये यहाँ पे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, और ये घूमते रहते हैं, अक्सर यहाँ पे गाड़ी भी गुजरती है। लेकिन इंडिया में इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर UNMOGIP को अलाउ नहीं उन्होंने किया हुआ। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पे सिविल वॉर्स क्रिएट होती हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह का मामला क्रिएट होता है, वहां पे पीस कीपिंग मिशन भिजवाए जाते हैं,
और जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो रहा और उसको ऑब्जर्व करना है, वहां पे फिर यूनाइटेड नेशंस अपने ऑब्जर्वर मिशंस भेजता है। There have been till now 63 peacekeeping missions to date and there are currently 17 in operation. Total अभी तक 63 हैं और अभी 17 in operation हैं। लास्ट जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट के हवाले से पीसफुल मीन्स का जो तरीकाकार है, दैट इज थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। International Court of Justice is an integral part and principal judicial organ of the United Nations. इस वजह से ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जहां पे यूज ऑफ फोर्स इन्वॉल्व हो वहां पे ये अपना रोल प्ले करता है। कोई ऑटोमेटिक ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। जब स्टेट्स खुद कंसेंट शो करें फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना रोल प्ले कर सकती है। द कोर्ट प्लेज इवन इन द टाइम ऑफ यूज, जब कहीं पे जंग हो गई, यूज ऑफ फोर्स हो गया, उसके दौरान भी और उस इंसिडेंट के बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना रोल प्ले कर सकती है। कोर्ट अपने डिसीजन देती है, एडवाइज करती है, ओपिनियंस देती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट्स बाउंड नहीं है कि वो इन उसकी डिसीजंस को, उसके एडवाइजरी ओपिनियन को फॉलो करें, लेकिन जो कोर्ट के डिसीजन और ओपिनियन है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इमेज बिल्डअप के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के आपके खिलाफ होने के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उन चीजों को फॉलो करो। बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आप लॉबिंग नहीं कर सकते, आपके पास आपकी पोजीशन वीक हो जाती है। बेसिकली ये जो स्टेट सॉवरेनिटी की डॉक्ट्रिन है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। बिकॉज स्टेट सॉवरेनिटी क्या है, दैट एवरी स्टेट इज इक्वल, किसी को किसी के ऊपर सुपीरियरिटी नहीं है। और सॉवरेनिटी से मुराद ये भी है कि हम अपने मामलात खुद डिसाइड करेंगे, बाहर से हमें कोई बंदा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड हो सकता है। बट स्टिल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने में, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स में कोर्ट काफी एक्टिव रोल प्ले करती है। एटलीस्ट जब कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा होता है तो उस दौरान वो डिस्प्यूट रुका रहता है, टाइम मिल जाता है निगोशिएशंस के लिए। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अगर इसकी नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन काफी हद तक हो जाती है। इंटरनेशनल लॉ इसके थ्रू डेवलप होता रहता है, नए जब वो पास किए जाते हैं, डिसीजन दिए जाते हैं, उसके थ्रू काफी हेल्प आउट हो जाता है। ये था आज का लेक्चर, द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, और उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे मीन्स को डिस्कस कर लिया है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।